अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सेनेट का मार्का कल है और जाहिर है कि एक नशिस्त के इंतखाब ने पूरे इस इलेक्शन के हवाले से जो फ़िज़ा बनाई है उसके अंदर बहुत सारा इबाहम भी है, बहुत सारा तज़ब्ज़ुब भी है और बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि सेनेट के इंतखाबात हमेशा सवालिया निशान बनते हैं और इस मरतबा भी वो सवालिया निशान बन रहे हैं। हुकूमत जो है उसने ये कोशिश की कि सूरत हाल जो है उसको संभाला दिया जा सके और वो बिल से लेके रेफरेंस और ऑर्डिनेंस ये सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सदारती रेफरेंस पर आया उसने ये बात कही कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी राय में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि वो इंतखाबात को गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और जस्ट कराने के लिए जो है वो इक़दामात करे। और जाहिर है कि उन्होंने एब्सोल्यूट सीक्रेसी जो है उसको भी ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि जो बैलेट की खुफियापन है वो मुस्तकिल नहीं होता और उसके लिए इक़दामात करें। जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एलामिया आया, उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन आइन और कानून के तहत जो हैं वो पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक होंगे। वक्त जो है वो कम है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस है उसके ऊपर बहुत गौर व होश किया गया है और सेनेट इलेक्शन जो हैं उनकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी जो 4 हफ्ते में सिफारशात मुरतब करके देगी कि क्या किया जाना चाहिए और किस तरीके से जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं कि अगर तरीक़ाकार ये है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलना है तो फिर पंजाब की तरह का पैटर्न जो है वही फॉलो कर लिया जाए। लेकिन दिखाई ये देता है कि मामलात जो हैं चूँकि इस वक्त एक सियासी तनाव की कैफियत है और ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ महाज़ाराई में है। अब हुकूमत जो है वो भी अपने आप को तसव्वुर कर रही है कि जैसे उनके साथ ज़्यादती हुई है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है गो कि वो उसको कहते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये फ़ैसला क्लियर है उनके हिसाब से। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है उस हवाले से वो सवाल उठा रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तमाम तर सहूलियात जो हैं तकनीकी हवाले से इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की बात की थी और ये इलेक्शन जो है ये हो सकता था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंद था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात जो है वो इसको तस्लीम करे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात ना मान कर तौहीन अदालत का जो है वो मुर्तकिब हुआ है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ चल रही हैं और ज़ाहिर है कि ये इसमें बहुत सारे सवालात हैं। इन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। हामिद खान साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि बिल से ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस से सदारती रेफरेंस तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सफ़र किया वो कानूनी तौर पर आपको लगता है कितना जायज़ था और आप ये समझते हैं कि जो जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स लिखे वो इस सारी सूरत हाल के बेहतरीन अक्कास थे? जी नदीम साहब, मैं यही समझता हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी साहब का जो व्यू है वही बिल्कुल दुरुस्त व्यू है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जिसका जवाब दिया जाता या ऐसा कोई मामला ही नहीं जिसमें रेफरेंस भेजा जाता, क्योंकि ये तो आइन में बड़ा क्लियर है। ये सवाल कि आया सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हो या ना हो, ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे आर्टिकल 226 में कह दी गई है। उसको 59 आर्टिकल के साथ पढ़ा जाए तो बड़ी वाज़ेह है। तो इसलिए ये समझ में नहीं आता कि रेफरेंस क्यों भेजा गया।
इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। तो इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है याहिया आफरीदी साहब ने। बहरहाल ये बात जो है मेजॉरिटी की जज की ओपिनियन में भी है कि आइन और कानून के तहत हों। अगर आइन के तहत इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है आर्टिकल 226 के ही तहत होंगे, आर्टिकल 59 के तहत ही होंगे। तो इस लिहाज से तो फिर इसमें कोई अभाम ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अभाम खुद पैदा इन्होंने कर दिया। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के बारे में 3-4 पैरे दिए हैं वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो यही बात उन्होंने कही है कि जी आप आर्टिकल 218 के तहत बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन करें और उसका हो। लेकिन हामिद खान साहब एक सवाल और है आपसे। देखिए जो है हामिद खान साहब यहाँ पर एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि मैंने जब आपसे बिल की बात की, जब मैंने आपसे ऑर्डिनेंस की बात की और इवेंचुअली सदारती रेफरेंस, मतलब जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया, आप समझते हैं सदर पाकिस्तान ने उसे पढ़ा और अपनी जो उनकी फ़िक्री सलाहियत है उसको इस्तेमाल करके उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया? ये सदर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी सवाल नहीं उठाता? बिल्कुल सवाल उठता है, और ये पहली दफ़ा रेफरेंस नहीं है जिसमें इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन इसमें असल जो गलती है या कसूर है ये तो उस लीगल टीम का है जिसने उनको एडवाइस किया कि ये केस जो है रेफरेंस का बनता है, और उसकी वजह से ये मामलात हुए हैं। सो बहरहाल सदर कह सकता है कि मैं कोई कानूनी माहर नहीं हूँ, मैंने एडवाइस फॉलो करनी है प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर भी ये कह सकते हैं कि जी वो भी कानूनी माहर नहीं है, उन्होंने एडवाइस फॉलो करनी है अपनी लीगल टीम की। और चूंकि लीगल टीम ने उनको ये कहा है कि ये सदारती रेफरेंस बनता है और हो सकता है उसकी तशरीह हमारे हक में हो, तो हमने कर दी। तो बात तो आखिरकार वही बनती है ना कि आया किस किस्म की लीगल टीम की राय के पर चला जा रहा है, जिससे बारहा जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मैं हामिद खान साहब आता हूँ। अच्छा, अशतर रसाफ साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन को वो रेफ़र कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है ये फ़ैसला नहीं है, ये राय है। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि हस्बा बिल के तहत ये क्लियर कर दिया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो की राय भी देती है तो तमाम इदारों के लिए बाइंडिंग होगी। आप जिस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन इक़दामात करने जा रहा है, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग है? और दूसरा सवाल मैं आपसे बाद में करता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं हामिद खान साहब ने जो बात की, अगर मैं उसको बढ़ा सकूं आगे, वो ये है कि मुझे तो शायद समझ आती है कि ये सारा कुछ क्यों किया गया। ये हिजान पैदा किया गया बिकॉज इनका ये ख्याल था कि ये मेजॉरिटी नहीं ले सकेंगे सेनेट, और इस तरीके से पैटर्न बन रहा था, इस तरीके से ट्रेंड चल रहा था कि दे विल नॉट बी एबल टू मस्टर इनफ सपोर्ट फॉर इलेक्शंस इन द सेनेट, इसलिए ये हिजान है। और दूसरा, ये सब मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही हैं कि ये बता सकें लोगों को कि जनाब इनके वोट जो है वो आश्कार हो जाएंगे, इन्होंने वोट अगर दिए तो वो सामने आ जाएंगे, नजर आ जाएंगे, दिखाई देंगे, और ये खोला जा सकेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सीक्रेसी इसकी रहेगी और कायम दायम रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला उन्होंने दिया है अपने ओपिनियन में, उसमें लिखा हुआ है कि इसको सीक्रेसी को हमने ऐसा नहीं रखना कि लोग डिसइनफ्रेंचाइज हो जाए। मसलन कोई आदमी है जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो नाबीना है, तो अगर उसके साथ कोई जाता है तो जाहिर है उस जो बीना है उसको तो पता चल गया नाबीना ने किसको वोट देना है या किसको वोट दिया है। तो ये इसको इस तरीके से रिजिडली नहीं देखना। इस कॉन्टेक्स्ट में आपके सवाल का जवाब, इसके अंदर जो ओपिनियन उन्होंने दी है, वो ओपिनियन दी है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि सवाल क्या था। सवाल ये था कि क्या 226 के तहत ये इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट से होंगे या नहीं। उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। जो उसके बाद बातें हैं उसमें ना कोई डायरेक्शन है, ना उसके अंदर कोई किसी किस्म का फरमान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 218 का हवाला देके, बाकी शिकों का हवाला देके कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की एक जिम्मेदारी है कि वो तमाम मामलात को देखे
जो कि उन्होंने देखना है, क्योंकि वो एक आईनी इदारा है जिसके तहत ये इलेक्शन होने हैं। तो दे हैव ओनली स्टेटेड व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अशतर साहब से बात हूँ इसमें। अब निसार खोड़ो साहब, जाहिर है सेनेट का इंतखाब है, मैंने आपसे 2-3 सवाल ज़रा करने हैं। सूरत हाल जज्बाती भी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़ुद शिकार रही है इस किस्म के हथकंडों का कि जहाँ पे पैट्रियट्स भी निकल आए, जहाँ पे एक तारीख़ है उस हवाले से। लेकिन आज सिंध असम्बली में जो कुछ हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं दूसरे सवाल का जवाब भी देना चाहूँगा अगर आप मुझे मौका देंगे जी। लेकिन अगर आप सिंध असेंबली की बात कर रहे हैं, मैं सिंध असेंबली में था नहीं। जो मैंने सुना कि पीटीआई के 3 अरकान असेंबली में दाखिल हुए और असेंबली में दाखिल हुए, हथकड़ियाँ नहीं लगी हुई थी, पुलिस नहीं आ रही थी असेंबली के अंदर, असेंबली में आए थे। हर मेंबर का हक बनता है कि वो किधर बैठे या किधर ना बैठे। कहीं कोई आज़ाद हैसियत में बैठता है, कहीं किसी की जमात के साथ बैठता है। अगर इन लोगों ने अपने तौर पर इज़हार ख्याल करके कि हम अपनी पार्टी से मायूस हैं, हम ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे जिसके लिए हमसे कंसल्ट तक भी नहीं किया गया, जिसके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगे हुए हैं, ये उन्होंने सोशल मीडिया पे पहले कह दिया था। कल परसों मैंने सुना था कि हम अगवा नहीं हुए। उसके बाद असेंबली में दाखिल होते हैं, तो फिर पीटीआई को हक क्या पहुंचता है कि उन पर हमला करे? पीटीआई क्या अपनी उन कराची के उस दूसरी जमात का वो याद करवाना, ताज़ा कराना चाहती है कि जो उस तरह से होता रहा? ऐसा वाक़या एक दफ़ा पहले हुआ था, ये 2002 की बात है। एमक्यूएम हकीकी का एक मेंबर आज अपनी हैसियत से वो इलेक्ट हुआ था। उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जी हमें अंदर आने देंगे नहीं। हम उसको अपने साथ ले गए कि वो कम से कम अपना हल्फ तो उठा ले। हल्फ तो उठा लिया उसने, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हालत हुई, उसको तो बालों से घसीट के उन लोगों ने ट्रक में लाद दिया और लेके चले गए। ये असेंबली के अंदर हुआ। उस वक्त की हुकूमत में असेंबली के अंदर, उन हुदूद के अंदर पुलिस आ गई जिसको आना नहीं चाहिए। ये वही रवैया है जो पहले कभी किसी ने देखा था, नहीं देखा था। अच्छा, निसार खोड़ो साहब एक और सवाल है। निसार खोड़ो साहब एक और सवाल है। सवाल ये है कि सेनेट का इंतखाब है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पसे पर्दा जो है, जो मंडी लगी हुई है, उसकी इस वक्त सबसे बड़ी खरीदार है। और ये बात आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात भी कही कि ये लोग जो हैं इस किस्म के हथकंडे जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात भी यहाँ कही जा रही है कि आसिफ जरदारी साहब इतने शदीद बीमार हैं कि वो अदालत नहीं जा सकते, मगर सेनेट इंतखाबात के लिए वो कराची से इस्लामाबाद भी आ जाते हैं, मुतहर्रक भी हो जाते हैं, खान इशाइये भी दे रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? सर जी एक सेकेंड, अब फवाद चौधरी साहब को कहें कि ज़रा अपनी हालत पे रहम करें। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मैं अपने वोट के हक से दस्तबरदार क्यों हूं? अगर सेनेट के इलेक्शंस में कौमी असेंबली ये कर देती कि जी आप कराची से बैठ के वोट दे सकते हैं, तो दे देता, लेकिन उन्होंने नहीं दी। जो जेल में थे उनको भी प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला कि जी आप आ जाओ असेंबली में आके वोट दो। तो आसिफ जरदारी साहब को मना क्यों है वोट देने के लिए? वो अपना हक इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं आ सकते? तो फवाद चौधरी की बात को छोड़ दें। मैं बात कर रहा था सिंध असेंबली की। आज उन्होंने, पीटीआई के लोगों ने एक लिहाज से गुंडागर्दी की है असेंबली के अंदर। उनको बोलने का मौका दिया जाता, उनको बोलने का मौका दिया जाता। और असेंबली के अंदर ये क्यों? जो असेंबली के अंदर करता है वो सबको दिखाई देता है। हमला पीटीआई ने किया, वो सिर्फ मेंबरान हॉल के अंदर में दाखिल हुए। उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि हम पीटीआई के साथ नहीं बैठेंगे या पीटीआई के साथ बैठेंगे। लेकिन इतने बर्पा क्यों हो गए हो? इतने पागल क्यों हो गए?
सही है। मैं निसार खोड़ा साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, हामिद खान साहब, ये फरमाइएगा कि ये बात भी कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बाइंडिंग थी। फवाद चौधरी साहब आज ये बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन ने आज जो एलामिया जारी किया और जो फ़ैसला लिया, बड़ा कमज़ोर फ़ैसला है। उनके अंदर एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये बात भी हो रही है और ये कही जा रही है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सुप्रीम कोर्ट की बात ना मान के तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुए हैं। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये सारी बातें गलत हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सारा मामला छोड़ दिया गया है। अगर उन पैरास को पढ़ा जाए तो उससे बड़ा वाज़ेह होता है कि इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 220, 218, 222 का हवाला देके कहा कि इसके मुताबिक आप अपने सारे फ़राइज़ अदा करें। तो अगर ये बातें तो इन एनी केस आइन के तहत होनी चाहिए। अगर ना भी कही होती सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी ये आर्टिकल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग है। दूसरी बात ये है कि मेरे नज़दीक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह आज़ाद किया है कि वो अपने आइनी फ़राइज़ पूरे करे, और अगर उनको पूरे करने के हवाले से वो कोई किसी किस्म का फ़ैसला जारी करते हैं तो वो बिल्कुल आइन के मुताबिक होगा। लिहाजा इसमें कहना कि उसका कॉन्फ्लिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन से और कोई इसके बात करना, ये बड़ा नामुनासिब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज़ाद हैसियत को किसी तौर पर भी जो रोका नहीं जाना चाहिए या उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। ठीक। अब अशतर असाफ साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब ये बात कही जा रही है कि अगर आपने तरीक़ाकार के हवाले से बात करनी है या इक़दामात के हवाले से बात करनी है तो फिर आइन में तरमीम चाहिए और ये मामला पार्लियामेंट का है। अब ये जो फ़ैसला आया है, ज़ाहिर है कि इस हवाले से ये बात भी कही जा रही है कि 3 को इलेक्शन क्या ज़रूरी हैं, 8 को भी हो सकते हैं, 12 तक होने हैं। तो ये इसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इक़दामात उठा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ये जो इक़दामात उठाएगा, आप कानूनी और आइनी तौर पर क्या समझते हैं कि ये अपने तौर पर उठा सकता है, ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है, या ये कि नहीं आइनी तरमीम ही वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन को कि वो ये सब कुछ कर सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ओपिनियन है, ये एक जजमेंट नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है। नंबर 2, और ये ओपिनियन एक्सप्रेस किया उन्होंने और एड्रेस किया है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के लिए ओपिनियन। नंबर 2, इसमें इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सबके सामने है, कोर्ट के सामने था, और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दो टोक था कि जिस तरीके से कानून बना हुआ है, जिस तरीके से आइन है, ये हमारा इख्तियार है, हम किस तरीके से इलेक्शन कराते हैं, और ये हमें मालूम है कि हमने इसको फेयर तरीके से कराना है, करप्शन फ्री कराना है, प्रोसीजर को सही फॉलो करना है। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बात की कि ये काम जो है वो हम आइन ही के तहत करेंगे। उनका मौक़िफ़ आप देखेंगे फैसले में मुस्तरद नहीं किया गया, बल्कि उस मौक़िफ़ को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तक़वीयत दी है, रीस्टेट किया है कानून को, रीस्टेट किया है आइन की उन दफ़ात को, 220 को, 218 को, कि ये आपका काम है। और एक और बात आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि कोई अभाम ना रह जाए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द इलेक्शन कमीशन। सो ये बात उन्होंने जो अपने ओपिनियन में लिखी है, तो ये स्ट्रेंथन कर रही है इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात को और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को।
और ये उनकी सवाबदीद को मजीद तकवीत दे रही है कि आपने काम करना है। आप देखिए, हम सिर्फ आपको याद करा रहे हैं कि आपके क्या इख्तियारात हैं, आपके क्या आपके ऑब्लिगेशंस हैं, और ये भी कि पूरे पाकिस्तान में तमाम, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हैं चाहे वो दूसरी अथॉरिटीज हैं, दे हैव टू एक्ट इन एड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो जब इतनी क्लैरिटी की बात आ गई हो तो बाकी सब चीजें प्रोपेगेंडा है, कोई अभाम नहीं है। क्लैरिटी है इस बात में कि इलेक्शन कमीशन ही ने तारीख मुकर्रर करनी है, इलेक्शन कमीशन ही ने इलेक्शन कराने हैं और अपनी सवाबदीद से कराने हैं। हामिद खान साहब, मैं निसार खोड़ो साहब के पास जाने से पहले एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ ताकि फिर उसके बैकग्राउंड में उनसे भी वो सवाल किया जा सके। गुजारिश ये है कि अब ये बात कही जा रही है कि मंडी लगी हुई है, ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिस तरह अशरफ साहब सब कह रहे हैं कि ये एक मज़ीद उसको स्ट्रेंथन किया गया है, क्या ऑप्शंस हैं इस चीज़ को एड्रेस करने के हवाले से? ऑप्शन तो कानून के तहत सारे मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन के पास पूरा दायरा इख्तियार है। अगर कोई इस मंडी का हिस्सा बनता है, कोई पैसे देता है, कोई पैसे लेता है, कोई इस किस्म के सौदे करता है, तो वो मुजरिम है, उसको उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लिहाजा जिस किसी को भी इस चीज़ का इल्म होता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा शख्स, कौन सा कैंडिडेट जो है वो पैसे फेंक रहा है और कौन से ऐसे मेंबरान हैं जो पैसे वसूल कर रहे हैं, ये पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई सबूत लेके जाता है इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वो इलेक्शन कमीशन पर फिर फ़र्ज होता है कि इस पर प्रॉपर इंक्वायरी करके उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाए। लिहाजा ये तो कानून में पहले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात मौजूद हैं कि वो एक्शन ले सके और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड कर सके और उनके ख़िलाफ़ केसेस बना सके जो कि इस किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हुए हैं, चाहे वो पैसे लेने में हैं या पैसे देने में। हर सूरत उन पर इस किस्म की जो है एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बग़ैर मुफाद के, बग़ैर किसी ऑफ़र्स के, बग़ैर कुछ दिए ये हो सकता है? मतलब अगर आप वो वहाँ से जीतना बनता नहीं है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ हुई है। देखिए, बात सुने, सियासतदान पर और पब्लिक के नुमाइंदों पर पैसे लेना और देना, ये इल्ज़ाम जमहूरी हुकूमतों में लगना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली अवाम की तौहीन है। अवाम भी वोट देते हैं तो फिर उनके लिए भी बोलो कि वो पैसों पर वोट देते हैं, फिर तो बोलो कि जमहूरियत ही गंदी है, जमहूरियत होनी ही नहीं चाहिए, वोट होना ही नहीं चाहना है क्योंकि उसमें पैसे चलते हैं। अवाम के वोटों पर भी इल्ज़ाम लगते हैं, मेंबरान के वोटों पर भी इल्ज़ाम लगते हैं। ये तरीका वही है कि सियासत को गंदा करो, उसको गंदा कहलवाओ, जो पुरानी आदत है हमारी, जो इस मुल्क में चलती है। मैं पहले सवाल का जवाब आपसे कहा था कि मुझे देने देंगे, आपने मौका दिया नहीं। जी जी, आप बताएं। ये सारा किस्सा मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गरेबान में झांकी। जब मैं कहता रहता हूं कि 2008 में अगर ये बायकॉट इलेक्शन का न करते तो ये फड्डा उस वक्त भी हो सकता था। उस 2008 से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी सिग्नेचर हो चुका था और सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जो कौमी असेंबली में बैठी थी, उन पर मुश्तमल एक नेशनल कमेटी बनी थी जिसने अपना बेटर सेंस इस्तेमाल करके सारी जमातों से मशवरा करके और इस इलेक्शन को ऐसे ही रखा जैसे 226 में है। अगर इस खान साहब को ये होता कुछ, उस वक्त अगर जागा हुआ होता तो उस वक्त एतराज़ करता, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जाके वहां अपीयर होता और वहां अपने मौक़िफ़ को ज़रा दोहराता और आर्ग्यू करता, सब कुछ करता।
ये अपनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नाकाम हो रहे हैं। अच्छा निसार खोड़ो साहब, एक सवाल इसके साथ, चूंकि आपने मैं बात करूं सर, बात करूं सर, आपने ये ज्यादती नहीं करे मेरे साथ। अच्छा जी, रेफरेंस भेजना आइन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को, और आपने देखा कि आइन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, आइन के मुताबिक वोट दें। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह नहीं सकती थी कि ओपन करो, ये कह नहीं सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं है आइन में तरमीम करने का। आइन में तरमीम पार्लियामेंट के अंदर होती है। पार्लियामेंट जो पार्लियामानी जमहूरी निजाम का हिस्सा है, जहां एक दूसरे से बात करके कंसेंसस पैदा की जाती है। कंसेंसस पैदा करना तो दूर, इन्होंने तो डिवाइड कर दिया है कौम को। इस हुकूमत ने डिवाइड कर दिया है। माहौल ही ऐसा नहीं बना कि कोई एक दूसरे की बात कोई सुन सके, किसी पर एतवार किया जा सके। ये अंदर असेंबली में माहौल को गंदा करना, सियासत में गाली गलौज को ले आना, एक दूसरे को इतना उकसाना कि वो किसी बात पे सोचने को कासिर हो जाए, ये सारा कसूर तहरीक इंसाफ को देखना चाहिए, अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए। निसार खोड़ो साहब, मैं आता हूं। ये हो सकता था, ये हो सकता था सर, ये हो सकता था, ये हो सकता था कि जी हमें याद कराते कि चार्टर डेमोक्रेसी आपने यूं कहा है तो अब क्यों नहीं कर रहे हो, हमें एम्बेरस कर सकता था, हमें कॉर्नर कर सकता था। इसने यहां अपनी दाल गलती हुई नहीं देखी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को खामखा फंसा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया। ये किसकी बेइज्जती हुई? ठीक है, क्या प्रेसिडेंट साहब की लॉयर कमेटी, जो लीगल कमेटी है, उसकी नहीं हुई बेइज्जती? क्या अटॉर्नी जनरल साहब की बेइज्जती नहीं हुई? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की बेइज्जती नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले जाने के बाद वही फैसला यूं आया जैसे 18वीं तरमीम में लिखा हुआ है? ठीक है, मैं निसार खोड़ो साहब आता हूं। अब इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि कल, अब जाहिर है सेनेट का इलेक्शन है और जिस तरीके से इस वक्त सफ़बंदी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये अब तक जितने भी सेनेट के इलेक्शंस हैं, ये उसमें से मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी एतराज़ात जो हैं वो दाग दिए गए हैं, और ये बात कही जा रही है कि जी ये तो एक ओपन जो है बाज़ार जो है वो लगा हुआ है। देखिए नदीम साहब, ये इस वक्त कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। ये तो इलेक्शन के बाद ही कहा जा सकता है कि यह मुतनाज़ा है कि नहीं, या उसके बाद जो तासुरात उभरेंगे इस इलेक्शन से और जो कुछ होगा, अगर कोई ऐसा लेन देन का मामला सामने आया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाक़या ही मुतनाज़ा है। जहाँ तक इससे पहले जो कुछ किया गया वो गैर ज़रूरी था, अब बिल्कुल सही बात है। ना रेफरेंस भेजने का कोई जवाज़ था, ना ये इल्ज़ामात लगाने का कोई था, जब तक कि आप उसके बारे में सबूत ना ले आएँ कि हाँ इस शख्स ने पैसा लिया, इस शख्स ने पैसा दिया। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मंडी लगी हुई है और ये नहीं बताना कि मंडी में कौन शामिल है, कौन देने वाला, कौन लेने वाला, उससे सिर्फ एक किस्म का इलेक्शन के प्रोसेस को किसी हद तक इन्होंने मुतनाज़ा कर दिया है, और उसमें किसी हद तक ये जमहूरियत को जो है नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इलेक्शन जमहूरियत का बहुत अहम हिस्सा होते हैं और उनको एक अच्छा और बालातर रखना कंट्रोवर्सी से ये सारे नुमाइंदगान का, चाहे वो सूबाई हों या मरकज़ी हो, उन सब का फ़र्ज़ है। तो मेरे ख्याल में इस हद तक तो नुकसान पहुंचा है कि एक तरह से शक व शुबहात पैदा कर दिए गए हैं सारी प्रोसेस के ऊपर, जो नहीं होने चाहिए थे। अब अशतर औसाफ साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उस पर मुकम्मल अमल दरामद का फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है। 4 हफ्ते में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देगी। आइन का आर्टिकल 226 जो है वो इंतखाबात को खुफिया रायशुमारी के लिए कहता है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन इट्स ओन बग़ैर मामला पार्लियामेंट में जाए ये फैसले कर सकता है कि क्या करना है? जी, 2-3 बातें। एक ये कि पूरी कमेटी बनी थी ऑफ सेनेटर्स एंड आल्सो एमएनएज
जिन्होंने बगौर इलेक्शन के कवानीन का कई महीने बैठ के जायजा लिया। उसकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई और उसमें पीटीआई के मेंबरान भी शामिल थे। वहां पे भी टेक्नोलॉजी की बात हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी उठा और साकिब निसार साहब ने उस वक्त सबको बुलाया और मुझे याद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मदऊ किया गया था और वहां पे भी सब ने उठ के बातें की इसके मुतालिक टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके बाद सेनेट एज अ होल बैठा, द हाउस, उन्होंने भी बगौर सेनेट इलेक्शंस के ऊपर, स्पेसिफिकली सेनेट इलेक्शंस के ऊपर उसकी रिपोर्ट भी सामने है। और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात जो हो रही थी वो इसलिए नहीं हो रही थी कि आप वोट को कोडिफाई कर देंगे, उसको कोई किसी किस्म में नंबर लगा देंगे या वो वोट जो है वो खोला जा सकता है बाद में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं उस सारे प्रोसेस में बैठता रहा हूँ, मैंने देखा है सारे को। बात हो रही थी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक वोट्स की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की, और इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई और बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी देखा गया। और कभी भी कहीं पे भी किसी पीटीआई के एमएनए या सेनेटर ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि इलेक्शन जो है उसके अंदर जो बैलेट है वो आइडेंटिफाएबल होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस तक महदूद न रखिए आप कि बैलेट पेपर की आइडेंटिफिकेशन या वोटर की आइडेंटिफिकेशन की बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारे मुल्कों में हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ और वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बल्कि वो फेल हुआ और उसमें हैकिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो ये सब चीजें देखने वाली हैं, ये रिपोर्ट्स पहले से भी मौजूद हैं। आई एम श्योर जो अब कमेटी बैठेगी वो भी अपनी सिफारिशात करेगी। लेकिन जो सेनेट के इलेक्शंस वो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन करा रहा है वो आइन के मुताबिक है और वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के मुताबिक है। और जहां तक आपका ये सवाल था कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो उसके अंदर क्या एलिमेंट नजर आएगा, उसका भी बहुत जवाब आसान है। पीटीआई के पास मेजॉरिटी नहीं है, उनको हलीफ जमातों का हाथ चाहिए और अगर पीटीआई का कैंडिडेट हार जाता है तो इस वजह से नहीं हारेगा कि कोई लेन देन हुआ है, वो इसलिए हारेगा क्योंकि हलीफ जमातें जो मातहत नहीं है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने अपना फैसला किया या पीटीआई के अपने अरकान ने फैसला किया कि वो एक इम्पोर्टेड आदमी को वो वोट देंगे। अशतर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की सियासत के अंदर एक बड़ा ये एक्नॉलेज किया गया है कि मैच्योर रोल प्ले कर रही है। अब देखने की बात ये है कि आपकी जो आगे मुस्तकबिल की सफ़बंदी है उसका इन्हिसार इस बात पर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीतते हैं या इलेक्शन हारते हैं, और आपने उस सूरत के अंदर जारहाना तर्ज़ अमल इख्तियार करना है कि या पार्लिमानी फ्लोर्स को इस्तेमाल करना है और फिर पीडीएम के अंदर एक नया भूचाल आएगा। देखिए, जारहाना रोल अदा करना अपनी जगह पे और चीज़ है, उसका सेनेट इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीडीएम का जॉइंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया है। हुकूमत में कोalition है और जैसे दोस्त ने कहा कि ये कोalition किसी के कब्जे में नहीं होती, किसी के गुलामी में नहीं है, वो अपने अपने फैसले भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सेनेट के सीक्रेट बैलेट पर ये नहीं कहा कि ये फ्लोर क्रॉसिंग के ज़ुमरे में आता है कि कोई पार्टी का वोट अगर कहीं कम हो तो उसको फ्लोर क्रॉसिंग तस्वुर किया जाए। फ्लोर क्रॉसिंग भी सिर्फ बजट के पास होने पर और ना पास होने पर, किसी को वोट देने ना देने पर किया जाता है। फ्लोर क्रॉसिंग पर
ये एक डिस्क्वालिफिकेशन या फ्लोर क्रॉसिंग का मसला होता है। अदरवाइज इस फैसले में भी इस तरह की कोई बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ख़त लिख दिया है कि उसको वोट दें। वो कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा था तो मुझे सारे हाउस ने वोट दिया था, तो अभी भी मैं आपसे करता हूं किस तरह से वोट देंगे। तो क्या दूसरे सारे जमातों को आप ये कहेंगे कि वो बिके हुए थे? वजीर आजम तो बहुत बड़ा होता है, सेनेट तो एक मेंबर है जो वहां सेनेट में जाता है, जिसको बहुत से अख्तियारात नहीं है। सेनेट के चेयरमैन साहब को भी ब्याज ज्यादा अख्तियारात नहीं है, सेनेटर को अख्तियारात ज्यादा नहीं है। वो हाउस, हेलो जी आवाज आ रही है निसार खोड़े साहब? हाँ जी, वो हाउस जो है वो फैसला कुन हाउस नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होती है चारों सूबों की। तो प्राइम मिनिस्टर को जब सारा हाउस दे सकता है वोट और उस पर इल्ज़ाम ये नहीं लगता था कि वो बिकाऊ थे, तो सेनेट की इलेक्शन में क्यों आएगा ये हिजान का माहौल और अग्रेसिव माहौल? हाँ, हमने खड़ा किया है, हमारे पास हम जितने हैं सो हैं। हाँ, हम और दोस्तों को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे वजीर आजम कह रहे हैं। वजीर आजम ने अपने वज़रा को कहा कि अपने मेंबरान से राब्ता करो और जिनके साथ आपके मरासिम है उनके साथ भी राब्ता करो। ये वजीर आजम खुद कहता है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मना कहां से किया? और कौन कर सकता है मना? जरदारी साहब को कौन मना कर सकता है? जब प्राइम मिनिस्टर अपने वजीरों को कहता है कि जी दूसरों से राब्ता करो, उसका मतलब क्या है? उसने खुद ये क्यों कहा कि जी ओपन वोट नहीं कराओगे तो हुकूमत जीत जाएगी? इसका मतलब क्या था? क्या वो इस्तेमाल करना चाहता था कि जी सीक्रेट बैलेट होगा तो हुकूमत जीत जाएगी? क्या उन्होंने सामान तैयार करके रखा हुआ है कहां कहां फेंकने का? अगर वो हम पर इल्जाम निसार खोड़ो साहब मैं आता हूं लगाते जी, निसार खोड़ो साहब मैं आता हूं। हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है इस्लामाबाद में भी गर्दिश में हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कल से पहले कोई शवाहिद मंजर आम पर आ जाते हैं माल प्रैक्टिसेस के और उनके इल्म में उसको लाया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चलेगा या वो उस पर कार्रवाई के हवाले से डिले भी कर सकता है? मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन को डिले किया जा सकता है नदीम साहब जी। हाँ, अलबत्ता कोई चीज़ को शवाहिद सामने आ जाते हैं दौरान इलेक्शन या इलेक्शन से ज़रा पहले, तो उस बेसिस के ऊपर वो बहरहाल कार्रवाई अपनी कर सकते हैं, चाहे वो कार्रवाई बाद में करनी पड़े। ये भी ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स जिसके खिलाफ मेल प्रैक्टिसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो जाएं उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और उसके नताइज उसके मुताबिक फिर बाद में हासिल किए जाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो देखना है, लेकिन कोई बात भी सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर नहीं फैसला हो सकता। इल्ज़ाम तो तरह तरह के लग जाते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन एक बहुत जिम्मेदाराना एक अदारा है, उसको हर इल्ज़ाम के ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी करनी पड़ेगी इससे पहले कि किसी को आप डिसक्वालीफाई करें। लिहाजा मेरे नज़दीक इतनी जल्दी में कोई ऐसा एक्शन नहीं हो सकता कि कोई इधर से इल्ज़ाम लगाए उधर से उस इल्ज़ाम के ऊपर फिर फौर अमल दरामद करके और उसको किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये मामला पूरी तरह से इंक्वायरी का है और इसमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी और इंक्वायरी के बाद फिर कोई फ़ैसला हो सकता है। अच्छा, एक सवाल हामिद खान साहब मैं आपसे लेके ही चल रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक 4 रुकनी कमेटी ज़ाहिर बना दी है। ये कमेटी जो है ये सिफारिशात मुरतब करेगी, फिर ये फ़ैसला भी होना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी के हवाले से ये आईटी के लोग भी इसमें शामिल हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज़ एन इदारा ये तरीक़ाकार जो है इलेक्ट्रॉनिक इंतखाबात का वो खुद से फ़ैसला कर सकता है या इसके लिए कोई सिफारिशात पार्लियामेंट को भिजवानी पड़ेंगी कि वो तरमीम करें, या ये इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे भी कर सकता है? देखिए, जहाँ तक तो रूल्स वगैरह फ्रेम करने का ताल्लुक है या
उसके मज़ीद अपेंडिसेस बनाने का, तो वो तो इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई इस किस्म की चेंज है जिसके लिए कानून साजी चाहिए होगी, तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून साजी नहीं कर सकता। वो मामला उनको जो है वो पार्लियामेंट को भेजना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल प्रोसीजरल होती है, जो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में होती हैं। ऐन मुमकिन है कि वो कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वगैरह के बारे में नहीं कहा गया, ये मानत नहीं है कि वो उसके बारे में एक कमेटी बनाकर को अपने मुनासिब फैसले ना कर सके। मकसद तो ये है कि आइनी ज़रूरियात और कानूनी ज़रूरियात पूरी की जाएँ और इलेक्शन को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और करप्ट प्रैक्टिस से पाक बनाया जाए। उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये किया जा सकता है, और कोई नया कानून बनाने के लिए ये कमेटी नहीं काम आएगी। हाँ, रिकमेंडेशन भेजने की हद तक तो शायद इसकी सिफारशात का कोई अमल दखल हो, लेकिन इस वक्त जो ये कमेटी बनाई जा रही है उसका मकसद सिर्फ ये है कि उससे कोई सीक्रेट बैलेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना, उससे बैलेटिंग का तरीक़ाकार नहीं बदलना, उससे इलेक्शन का कोई तरीक़ाकार नहीं बदलना, बल्कि इलेक्शन को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए वो है। मैं इसमें अशतर साफ साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, इसमें से कितनी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद से कर सकता है, और क्या सूरत हाल होगी कि पार्लियामेंट की तरफ देखना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी, वो अपना ओपिनियन उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में प्रेसिडेंट ने उनसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को बेइंतहा बहुत सारी पावर्स देता है। उनके इख्तियारात हैं, उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। उन इख्तियारात को बुरुए कार लाना उनका फर्ज है, और सिर्फ इट इज लाइक सेइंग कि हम रिस्टेट कर रहे हैं लॉ को फॉर द पर्पसेस कि ये ट्रांसपेरेंट हो, करप्शन फ्री हो और फेयर इलेक्शन हो। सो दैट इज ऑल, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, नहीं होगा। मेरे पास अब आखिरी 1 मिनट रह गया। निसार खोड़र साहब, इस पे आप कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहें? सर, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को उन्होंने जो कायम रखा है, ये सुप्रीम कोर्ट का एहसान है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाने का सोचा, उस पर कोई कदगन नहीं लगाई और पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको कहा है कि जी इलेक्शन करवाओ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सीक्रेट बैलेट पर। टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात सुने जी नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़र साहब, बहुत शुक्रिया आमिद खान साहब, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।